नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक ऐसी वेब नॉवल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो सिर्फ फैंटेसी स्टोरी नहीं है, बल्कि मैजिक, साइंस और इंटेलिजेंस का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इस वेब नॉवल का नाम है थ्रोन ऑफ मैजिकल आर्कना। इस नॉवल को उसी लेखक ने लिखा है जिन्होंने लेजेंडरी वेब नॉवल लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज लिखी थी। लेकिन यह कहानी बिल्कुल अलग लेवल पर जाती है। यहाँ मैजिक इमोशंस से नहीं, नॉलेज से ऑपरेट करता है। यहाँ पावर प्रैक्टिस से नहीं, लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग से बिल्ड होती है। और यहाँ बैटल्स तलवार से नहीं, माइंड और स्ट्रेटेजी से जीती जाती है। इस दुनिया में म्यूजिक भी मैजिक है, साइंस भी पावर है, और इंटेलिजेंस सबसे बड़ा वेपन। आज से हम इस वेब नॉवल को चैप्टर बाय चैप्टर, क्लियर एक्सप्लेनेशन और डीप स्टोरी टेलिंग के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि आपकी थिंकिंग लेवल अपग्रेड कर देती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप देख रहे हैं वेब नॉवल किंगडम। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इस सीरीज का कोई भी एपिसोड आप मिस न करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आप रेडी हैं थ्रोन ऑफ मैजिकल आर्केना की इस इंटेलेक्चुअल जर्नी के लिए? तो चलिए आज से एक नई दुनिया में एंटर करते हैं। चैप्टर 1, द बर्निंग गैलोज, जलती हुई फांसी। काले धुएं के गुब्बार शाफेंग के गले और फेफड़ों को जला रहे थे, और साथ ही ऐसी हिस हिस की आवाज आ रही थी जैसे कोई पुरानी टूटी हुई धौंकनी चल रही हो। क्या कोई यहां है? मैं मरना नहीं चाहता। शाफेंग, जाग जाओ, सो मत जाना। वह कभी ना खत्म होने वाली दहकती लाल रोशनी अचानक मध्यम पड़ गई, और उसके बाद गहरा अंधेरा छा गया। एक डूबते हुए आदमी की तरह शाफेंग ने उस अंधेरे से बचने के लिए हर मुमकिन चीज पकड़ने की कोशिश की जो उसे बचा सके। ठीक उसी पल एक उगते हुए सूरज की तरह उसके सामने एक लाल रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में शाफेंग को अपनी ताकत थोड़ी वापस आती महसूस हुई, इसलिए वह पागलों की तरह उस रोशनी के करीब पहुंचने के लिए जद्दोजहद करने लगा। एक कदम आगे बढ़ाने के बाद शाफेंग ने देखा कि रोशनी और तेज होती जा रही थी। वह दहकते लाल रंग से बदलकर बिल्कुल सफेद हो गई। अंधेरा पूरी तरह से उस रोशनी की चपेट में आ गया और 1 सेकंड के भीतर पूरी तरह गायब हो गया। आह! शाफेंग अचानक उठकर बैठ गया, और अब वह जोर जोर से हाँफ रहा था। सपने में एक खौफनाक आग के धुएं ने उसकी लड़ने की सारी हिम्मत खत्म कर दी थी, और वह बेबस होकर जमीन पर पड़ा आग की लपटों के निगलने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे किसी भूत ने उसे जकड़ रखा हो। उसे पता था कि वह एक बुरे सपने में है, लेकिन वह खुद को जगा नहीं पा रहा था। वह सपना इतना असली लग रहा था कि शाफेंग को सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगा। जब उसके तेज धड़कते दिल की रफ्तार कम हुई, तब उसे आखिरकार याद आया कि वह स्कूल की लाइब्रेरी में पूरी रात बैठकर अपना एस्से लिख रहा था। तभी मुझे आग के सपने आ रहे थे। मैं तो आजकल वैसे भी यहां अपनी जिंदगी ही जला रहा हूं। शाफेंग ने खुद का मजाक उड़ाते हुए सोचा। जब वह पूरी तरह होश में आया और अपनी किताबें समेटकर हॉस्टल वापस जाने वाला था, तभी उसके सामने जो नजारा था, उसे देखकर वह सुन्न रह गया। वह बिल्कुल अकल्पनीय था, जैसे किसी ने उसके सिर पर वार किया हो। वह हैरान रह गया और उसका दिमाग खाली हो गया। वे सारी अच्छी दिखने वाली लकड़ी की मेजें गायब थीं। वहां न किताबों का ढेर था, न हाथ से लिखे कागज, और न ही लैपटॉप। वहां जो बचा था वो था सिर्फ एक पुराना काला कंबल जिसके धागे निकले हुए थे और जिससे वह ढका हुआ था। लाइब्रेरी की कुर्सी पर बैठने के बजाय वह असल में एक संकरे लकड़ी के बिस्तर पर बैठा था। मैं कहाँ हूं? इस हालात में शाफिंग जैसा बंदा भी, जो काफी शांत और थोड़ा सुस्त रहता था, यह समझ सकता था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर वह आग में फंस गया होता और उसे अस्पताल भेजा गया होता, तो भी यह जगह अस्पताल जैसी तो बिल्कुल नहीं थी, दूर दूर तक नहीं। झटके की वजह से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पैर जमीन पर रखे, उसे तेज चक्कर और कमजोरी महसूस हुई और वह लगभग जमीन पर गिर ही गया। शाफिंग ने तुरंत हाथ बढ़ाकर बिस्तर का कोना पकड़ा ताकि अपना संतुलन बनाए रख सके। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अभी अभी जो उसने एक झलक देखी थी, उससे वह अपने आसपास के माहौल को समझ चुका था। यह एक छोटी सी झोपड़ी थी। लकड़ी के बिस्तर के अलावा वहां एक लकड़ी की मेज थी जो कभी भी टूट सकती थी।
दो ठीक ठाक दिखने वाले स्टूल थे और एक बक्सा था जिसमें छेद था। टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे की दूसरी तरफ एक घड़ा लटका हुआ था और उसके नीचे एक पुराना घिसा पिटा चूल्हा था। आग काफी समय से बुझी हुई थी। नीचे बस ठंडी लकड़ियां पड़ी थीं। उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। शाफेंग को अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ है। वह कमजोरी और चक्कर वाली हालत उसे बहुत परेशान कर रही थी। यह कैसी जगह है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत बड़ी बीमारी से अभी अभी उठा हूं, जैसे हाई स्कूल में मुझे निमोनिया हुआ था। उसके दिमाग में हजारों विचार चल रहे थे, लेकिन शाफिंग पहले कभी ऐसी अजीब स्थिति में नहीं रहा था। उसके मन में खौफ और घबराहट जोरों से उठ रही थी। सिर्फ एक ही बात थी जिसे वह अपनी खुशकिस्मती मान रहा था, कि उसके सामने अभी तक कोई बुरी या डरावनी चीज नहीं आई थी। इसलिए शाफेंग ने लंबी सांसें लीं और खुद को शांत किया। तभी झोपड़ी के बाहर दूर से एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आई। चुड़ैल को जला दो! एड्रॉन कैथेड्रल आज एक चुड़ैल को जलाने वाला है। सब लोग चलो! उस कमबख्त चुड़ैल को जलाकर राख कर दो। उस अजीब से लहजे में डर और रोमांच दोनों मिला हुआ था। शाफेंग अपनी घबराहट भूल गया और उसे उत्सुकता हुई। उसने मन ही मन सोचा, चुड़ैल? आखिर ये कैसी दुनिया है? एक समझदार इंसान के तौर पर शाफेंग महसूस कर सकता था कि वहां कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन उसकी सोच पर तब लगाम लगी जब दरवाजे से अचानक जोरदार आवाज आई। एक 12 या 13 साल का लड़का दौड़ता हुआ अंदर आया। लूशियन! भूरे बालों वाले उस लड़के ने, जिसने घुटनों तक का सूती कपड़ा पहना हुआ था, बिस्तर के पास खड़े होकर हैरानी से कहा, तुम जाग गए, शुक्र है भगवान का। लड़के के बिल्कुल अलग स्टाइल के कपड़ों को देखकर शाफेंग ने अनजाने में ही अपना सिर हिलाया। उसके उलझे हुए दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। लूशियन, चुड़ैल, कैथेड्रल, जलाना, क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में हूं या किसी और आयाम में? ऐसा लग रहा है जैसे मैं यूरोप के मध्य युग में हूं, उस समय जब चुड़ैलों का शिकार आम बात थी। अगर कुछ गलत होना होता है तो वह होकर ही रहता है। मर्फी का कानून शाफेंग को ठंडे अंदाज में यही याद दिला रहा था। लड़के के बालों का रंग और उसके कपड़े उसकी इस बात का सबूत थे। शाफेंग कुदरती तौर पर इस अनजान भाषा को समझ और बोल पा रहा था, लेकिन वह कोई भाषा विशेषज्ञ नहीं था। इसलिए वह यह भी नहीं बता सकता था कि वे कौन सी भाषा बोल रहे थे। वह छोटा लड़का, जिसके चेहरे पर धूल के काले निशान थे, शाफेंग के अजीब व्यवहार को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। मां को मेरा यकीन नहीं था। आधी रात को वह हमेशा रोती हैं और उनकी आंखें सूज जाती हैं। वह बड़बड़ाती रहती हैं, मेरा बेचारा छोटा इवांस, जैसे कि तुम पहले ही कब्रिस्तान में दफन हो चुके हो। पिताजी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए उन्होंने उस कमबख्त साइमन से लॉर्ड वेन की हवेली पर संदेश भिजवाया, ताकि मेरा भाई किसी तरह वापस आ सके। अब वह एक नाइट का सहायक है। जाहिर है, वह चैरिटी वाला डॉक्टर एक नाइट के सहायक के सामने अपनी फालतू और बेमतलब की फीस मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। लड़का अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाकर बोल रहा था। उसे वाकई में बहुत गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन देखो, मैं सही था। मुझे पता था कि तुम ठीक हो जाओगे। मुझे पता था। वह बोलते बोलते उसने शाफेंग का हाथ पकड़ा। चलो चलें। वे उस जालिम चुड़ैल को जलाने वाले हैं। ये वही चुड़ैल है जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा और चर्च के गार्ड्स ने पूरी रात तुमसे पूछताछ की। शाफेंग अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में और सोचना चाहता था, इसलिए बाहर जाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वे एक इंसान को जिंदा जलाने जा रहे थे। यह बात शाफेंग जैसे नेक दिल इंसान के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी। लेकिन लड़के ने जो आखिरी बात कही, उसने शाफेंग को चौंका दिया। उस चुड़ैल का मुझसे कोई लेना देना था? इसलिए शाफेंग ने अपना इरादा बदल दिया। लड़के का हाथ पकड़े हुए वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला और कैथेड्रल की ओर उसके पीछे चल दिया। शाफिंग ने रास्ते में लोगों को देखा। बाहर मौसम गर्म था। ज्यादातर आदमियों ने तंग आस्तीन वाले सूती कपड़े, उसी रंग की पैंट और बिना एड़ी वाले जूते पहने थे, जबकि औरतों ने लंबी ड्रेस पहनी थी जिनमें बड़ी जेबें थीं। सब कुछ बहुत सादा और पुराना था। उनमें से ज्यादातर के बाल और आंखें भूरी थीं, जबकि कुछ सुंदर चेहरे वालों के बाल लाल या काले और आंखें हरी या नीली थीं। क्या यह सच में मध्य युग है? शाफेंग ने देखा कि उसने खुद भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। जल्द ही वे झुग्गी बस्ती से बाहर आ गए और उन्होंने अपने सामने एक भव्य चर्च देखा, जिसकी छतें ऊंची
और मेहराबदार थीं। सबसे ऊंची छत पर एक बड़ा सफेद क्रॉस लटका हुआ था। खिड़कियां बहुत ही संकरी और छोटी थीं। वहां पहले से ही बहुत से लोग जमा थे। उस छोटे लड़के के पीछे पीछे शाफिंग भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता गया। इससे कुछ लोग चिढ़ गए और उन्हें गुस्से से घूरने लगे, लेकिन वे जानते थे कि एड्रॉन के इस मैदान में बदतमीजी नहीं कर सकते। जल्द ही शाफिंग सामने का नजारा देख पा रहा था। वे अब भीड़ में सबसे आगे थे। मैदान के बीचों बीच एक 20-25 साल की खूबसूरत औरत काले चोगे में एक लकड़ी के क्रॉस से बंधी हुई थी। लोग उस पर पत्थर और लकड़ी के टुकड़े फेंक रहे थे, चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे और उस पर थूक रहे थे। नरक में जा, कमबख्त चुड़ैल! तुम चाहती थी कि एड्रॉन का हर इंसान मर जाए? मेरी बेचारी ट्रेसी, वह कुछ महीने पहले मर गई। पक्का तुम्हारी वजह से ही हुआ होगा। काले चोगे वाली उस औरत को कई बार पत्थर लगे, लेकिन उसने बस अपने होंठ कसकर बंद कर ली। एक मूर्ति की तरह खड़ी होकर वह भीड़ की तरफ देख रही थी। भीड़ के सबसे आगे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसने सुनहरे धागों की कड़ाई वाला सफेद चोगा पहना था। वह काफी गंभीर और आदरणीय लग रहा था। उसके पीछे कई मर्द और औरतें खड़ी थीं, जिनके चेहरे ताजा और गुलाबी थे, जो उस गरीब और गंदी भीड़ के सामने बिल्कुल अलग दिख रहे थे। उनके पीछे लोहे के कवच पहने गार्ड्स की एक कतार खड़ी थी। उस आदमी ने अपनी जेब घड़ी देखी और आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ में मौजूद गोल बिल्ला ऊपर उठाया। तुरंत ही वह नाराज भीड़ शांत हो गई। शाह फेंग को लोगों के कपड़ों से गुजरने वाली हवा की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह बहुत प्रभावित हुआ। आज के जमाने में भी लोगों से ऐसी आज्ञाकारिता पाने के लिए महीनों की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती। उस आदमी ने बिल्ला थामे हुए भेदने वाली आवाज में बोलना शुरू किया। ओ पापी आत्मा, तुम्हें शैतान ने बहकाया है। तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों भ्रष्ट हो चुके हैं। सिर्फ रोशनी ही तुम्हें शुद्ध कर सकती है। यह सज्जा है, लेकिन भगवान की दया भी है। जला दो इसे, जला दो! लोगों का शोर तेज होता गया। पागल हुई भीड़ को देखकर शाफेंग की कंपकंपी छूट गई। अगर उन्हें पता चल जाता कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया है, तो अगली बार फांसी के फंदे पर वह होता। इससे पहले कि रोशनी तुम पर पड़े, उस आदमी ने कहा, अपने गुनाह कबूल कर लो। तुम्हारी आत्मा उस स्वर्ग में जाएगी जहां भगवान रहते हैं। काले चोगे वाली औरत अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। मैं जिसकी तलाश में हूं, वो जादू का असली रूप है, तुम्हारे भगवान का नहीं। जला दो मुझे। मैं तुम्हारी इस जन्नत को तबाह होते और तुम्हारे इस चर्च को आग में गिरते हुए देखूंगी। पागल! जालिम! इसने बिशप को श्राप दिया। राख कर दो इसे! बिशप शांत रहा, लेकिन लोग पागलों की तरह चीख रहे थे। शाह फेंग ने पहली बार ऐसा भयानक पागलपन देखा था। वह अंदर तक हिल गया था। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। शाह फेंग यह देखकर भी उलझन में था कि उस औरत के नीचे कोई लकड़ी नहीं थी। वे इसे बिना लकड़ियों के कैसे जलाएंगे? बिशप ने प्रार्थना शुरू की। ओ पापी, रोशनी के प्रभाव में नरक में जा। उसके हाथ में मौजूद क्रॉस से अचानक एक बहुत ही शानदार रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि शाफेंग को सिर्फ सफेद धुंध दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिशप ने हाथ में एक छोटा सूरज पकड़ रखा हो। रोशनी की किरणें आसमान की तरफ उठीं और वापस लौटकर सीधे फांसी के तख्ते पर गिरीं। एकदम तेज लाल आग की लपटें उठीं और उन्होंने उस औरत को अपनी चपेट में ले लिया। वह हंसती और श्राप देती रही। इन लपटों में मैं तुम्हारी जन्नत को तबाह होते देखूंगी। मैं तुम्हारे चर्च को गिरते हुए देखूंगी। मैं तुम सबको हमेशा के लिए बर्बाद होते देखूंगी। उसकी खौफनाक चीखें तब तक गूंजती रहीं जब तक कि वह जलकर राख नहीं हो गई। शाफिंग तभी से सन्न रह गया था जब उस क्रॉस से वो चकाचौंध रोशनी निकली थी। यह मध्यकालीन यूरोप नहीं है। यह ऐसी दुनिया है जहां जादू सच में मौजूद है। मेरा नाम लूशियन है। चैप्टर 2, द नॉलेज दैट केम विथ मी। मैदान के बीचों बीच काले कपड़ों वाली वह खूबसूरत चुड़ैल पूरी तरह झलकर राख हो चुकी थी। हालांकि उसकी पागलों जैसी हंसी और श्राप अभी भी वहां गूंज रहे थे। कई लोग डर के मारे कांप उठे और आसपास देखने लगे। फिर वे बिशप के पीछे पीछे चर्च कैथेड्रल के अंदर चले गए, जहां उन्होंने प्रार्थना करना और अपने पापों को कबूल करना शुरू कर दिया। लूशियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह चकाचौंध कर देने वाली तेज रोशनी अभी भी मैदान में मौजूद हो। वह अभी भी उस रोशनी में छिपी पवित्र
और हावी होने वाली ताकत को महसूस कर सकता था। शाफिंग इतना हैरान था कि उसने पहले ही मन बना लिया था कि वह लूशियन के रूप में अपनी नई पहचान को स्वीकार कर लेगा। उसे अपने अतीत को अपने दिल की गहराइयों में दफन करने की जरूरत थी, इस डर से कि कहीं इस दुनिया के लोग उसे भी शैतान न समझ लें। दैवीय शक्ति कितनी अद्भुत है। आम लोगों की तरह उस ताकत से डरने या सहमने के बजाय लूशियन यह सोच रहा था कि क्या उसे भी इसे सीखने का मौका मिल सकता है। तभी लूशियन के बाएं कंधे पर इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा कि उसका संतुलन बिगड़ गया। ओह मेरे बेचारे छोटे इवांस, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें अपने बेचारे पिता की तरह दुख नहीं झेलना पड़ेगा। तुम जैसे अच्छे नौजवान पर भगवान की कृपा होनी ही चाहिए। लूशियन अपनी सोच से बाहर आया। उसने देखा कि उसके सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी, जो उससे दोगुनी भारी थी। वह खुशी के आंसू पोंछ रही थी और अपने भालू के पंजे जैसे बड़े हाथों से लगातार उसका कंधा थपथपा रही थी। लूशियन ने उस हाथ से बचने के लिए थोड़ा हटने की कोशिश की, क्योंकि उस थप्पड़ से उसे खून की उल्टी होने वाली थी। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वह उस औरत का नाम नहीं जानता था, यहां तक कि उसे अपना पूरा नाम भी नहीं पता था। क्या उसे लूशियन इवांस होना चाहिए? उसे बस चुपचाप खड़े देखते हुए उस औरत के चेहरे पर और भी दुख भरा भाव आ गया। मेरे छोटे इवांस, तुम अभी भी अपनी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हो। खुद को देखो, कितने दुबले हो गए हो। शाफिंग शर्मिंदा था, क्योंकि उसे असली लूशियन की कोई यादें नहीं मिली थीं। वह लोगों को यह बताने से भी डर रहा था कि वह असली लूशियन नहीं है। एक नजरिए से देखा जाए तो हाँ, लूशियन के शरीर पर अब वाकई किसी और का कब्जा था। किस्मत से उस औरत के पास खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे रोका। अलीसा, छोटे इवांस से ज्यादा बातें मत करो। वह अभी अभी ठीक हुआ है। वह अभी थकान महसूस कर रहा होगा। आइवन, अपनी माँ की मदद करो और चलो घर चलते हैं। सुनहरे बालों वाला वह आदमी काफी दुबला पतला था और उसकी कमर थोड़ी आगे की ओर झुकी हुई थी। लेकिन लूशियन फिर भी बता सकता था कि वह अपनी जवानी के दिनों में काफी हैंडसम रहा होगा। लूशियन के लिए वह आदमी एक फरिश्ते की तरह था, जिसने उसे इस मुश्किल स्थिति से बचा लिया। शुक्रिया आंटी अलीसा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है, लूशियन ने सावधानी से जवाब दिया। वह लड़का आइवन, जो लूशियन को यहाँ चुड़ैल को जलते हुए दिखाने लाया था, अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए था। उसने एक मजेदार चेहरा बनाया और अपनी माँ से कहा, मुझे पता था कि वह नहीं मरेगा। बस आप ही हमेशा सोचती हैं कि वह अभी भी एक बच्चा है, जिसकी हर समय देखभाल करने की जरूरत है। आंटी अलीसा अभी भी अपने आंसू पोंछ रही थी। इवांस, तुम्हें बेहतर होते देख बहुत अच्छा लग रहा है। वह इसी लायक थी। वह कमबख्त जालिम चुड़ैल। वह चलते चलते बड़बड़ाती रही। जब वह तुम्हारे पड़ोस में रहने आई थी, तो वह कितनी सुंदर और भली दिखती थी। मैं तो उसे अपने छोटे जॉन से ब्याहने की सोच रही थी, लेकिन वह एक चुड़ैल निकली। उसने कब्रिस्तान में दफन लाशों को चुराने की कोशिश की, ताकि वह अपने काले जादू का प्रयोग कर सके। भगवान का शुक्र है, जांच दल के रात के पहरेदार ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर वह कामयाब हो जाती, तो हमारे इलाके में कितने लोग मर जाते। उनके पीछे चलते हुए लूशियन को अलीसा की बातों से समझ आया कि क्या हुआ था। वह औरत पहरेदार द्वारा पकड़ी गई थी। उसका पड़ोसी होने के नाते लूशियन को भी पूछताछ के लिए ले जाया गया था। उन्होंने शायद उस पर किसी तरह का पवित्र जादू इस्तेमाल किया था, जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ा। उन्होंने यह तो पता लगा लिया कि वह बेगुनाह है, लेकिन उसी समय उन्होंने असली लूशियन को बुरी तरह चोट पहुंचाई। इसके बाद उसकी मौत हो गई और इस तरह शाफेंग को उसके शरीर पर कब्जा करने का मौका मिला। उस आदमी ने गौर किया कि लूशियन पूरे रास्ते चुप रहा। उसने लूशियन के कंधे को थपथपाया और धीमी आवाज में उसे दिलासा देते हुए कहा, वह बस ऐसी ही है, उसे नजरअंदाज करो। लूशियन ने सिर हिलाया। उस आदमी ने पीछे से अलीसा की ओर देखा और आह भरी। अलीसा, वह अतीत में कितनी खुश मिजाज और सुंदर लड़की थी, लेकिन जॉन को जन्म देने के बाद वह जैसे किसी शैतान के वश में हो गई। हमारी शादी के बमुश्किल 1 साल बाद वह ऐसी हो गई। उसने फिर से भावुक होकर आह भरी। वह थोड़ा रुका और आगे कहा, वैसे अब मैं उसका मुकाबला करने लायक भी नहीं रहा। लूशियन अभी भी अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव से जूझ रहा था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी और कुछ नहीं कहा। वह अभी तक उस आदमी का नाम नहीं जानता था। किसी तरह
अलीसा ने अपने पति की शिकायत सुन ली। उसने नफरत से हुंकार भरी, जोएल, तुम जो कभी जोश और रोमांस से भरे एक कवि बार्ड थे, वो नौजवान जो यहां संगीत के अपने सपने को पूरा करने आया था, अब तुम एक सुधरने न वाले पियक्कड़ बन चुके हो। जोएल अजीब तरह से मुस्कुराया। आल्टो भजनों का शहर है। अनगिनत युवा अपने सपनों की तलाश में इस शहर में आते हैं, लेकिन उनमें से कितने सफल होते हैं? वैसे अलीसा, जब से जॉन ने काम करना शुरू किया है, मैंने पीना छोड़ दिया है। आंटी अलीसा ने पीछे मुड़कर उसे घूरा। भगवान का शुक्र है। तुम समझते हो कि हमने अपनी सारी उम्मीदें जॉन और आइवन पर लगा दी हैं। जॉन एक अच्छा लड़का है। उसने बहुत मेहनत की और उसे सर नाइटवेन ने अपने सहायक स्क्वायर के रूप में चुना। अगर जॉन अपने खून में छिपे आशीर्वाद ब्लेसिंग को जगाने में कामयाब रहा और ड्यूक द्वारा उसे नाइट की उपाधि मिल गई, तो हमारा बेटा एक लॉर्ड बन सकता है, एक सम्मानित रईस। अपनी पत्नी की सख्त नजर के नीचे जोएल थोड़ा कांप गया। फिर उसे लूशियन का ख्याल आया। ओह, मुझे माफ करना, छोटे इवांस। अलीसा अचानक रुकी और मदद के लिए जोएल की ओर इशारा किया। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम भी टैलेंटेड हो। तुम्हें बस बचपन में और ट्रेनिंग की जरूरत थी। लेकिन इस माफी से स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। जोएल जोर से हंसा और फिर से लूशियन का कंधा थपथपाया। वह ठीक है। हमारा लूशियन वो बंदा है जो संगीतकार बनने के मेरे सपने को आगे ले जाएगा। लूशियन वास्तव में उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अनमने मन से हंसते हुए कहा, हाँ, मैं एक संगीतकार बनना चाहता हूं। लूशियन को हंसते देख अलीसा को राहत मिली और उसने अपनी बक-बक फिर शुरू कर दी, जिससे लूशियन को शहर के बारे में और जानने में मदद मिली। ऑल्टो शहर एक बड़ा और समृद्ध शहर था, जो डार्क माउंटेन रेंज के करीब स्थित था। इसे भजनों के शहर के रूप में जाना जाता था और यहाँ अवसरों की भरमार थी। यह इलाका एड्रॉन था, जहां ऑल्टो के सबसे गरीब लोग रहते थे। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से बीमारी के कारण काम पर न जाने की वजह से लूशियन बाजार में कुल्ली पोर्टर की अपनी नौकरी पहले ही खो चुका था। थोड़ी देर बाद वे चारों लूशियन की झोपड़ी के सामने पहुंचे। अलीसा ने लूशियन को रात के खाने पर बुलाया, लेकिन उसने शालीनता से मना कर दिया। शुक्रिया आंटी अलीसा, लेकिन मुझे थोड़े और आराम की जरूरत है। जाने से पहले छोटे आइवन ने लूशियन के पास आकर उत्सुकता से पूछा, लूशियन, तुमने संगीतकार बनने का फैसला कब किया? तुमने मुझे इसके बारे में पहले कभी नहीं बताया। 5 मिनट पहले, लूशियन ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। ओह, अच्छा, समझ गया। आइवन ने प्रशंसा के भाव से सिर हिलाया। अपनी झोपड़ी में घुसने के बाद लूशियन ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वह अनजाने में वहां बैठ गया और अपना सिर अपनी कोहनियों में गहराई से छिपा लिया। मजाक नहीं है, मैं एक अलग दुनिया में हूं। एक पागल दुनिया जहां सच में जादू मौजूद है। इस दुनिया में वे लोगों को जिंदा जला देते हैं, फांसी पर लटकाकर। लूशियन की दबी हुई भावनाएं आखिरकार फूट पड़ी। वह हैरान और डरा हुआ था। शाफिंग अपनी दुनिया में थोड़ा शर्मीला था और उसे ज्यादा अनुभव नहीं था। पहले वह मुश्किल हालात में अक्सर घबरा जाता था, लेकिन इस बार शाफिंग खुद हैरान था कि वह अब तक कैसे शांत रहा। मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं। समय बीतता गया और रात हो गई। लूशियन ने आखिरकार खुद को शांत किया। चूंकि उसने इस समय में जीने का फैसला कर लिया था, इसलिए अब उसे घबराने, चिंता करने या डरने की जरूरत नहीं थी। उसे अपने भविष्य की सावधानी से योजना बनानी चाहिए। अगर वह इस बार फिर मर गया, तो उसे पूरा यकीन था कि यह हमेशा के लिए होगा। उसने अपने माता पिता और दोस्तों की चिंता करना छोड़ दिया। जब वह आगे की योजना बनाने वाला था, तभी उसे जोर की भूख लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट के अंदर आग जल रही हो। लूशियन ने कई बार थूक निगला और पहले कुछ खाने का फैसला किया। वह अपनी झोपड़ी के इकलौते बक्से की ओर चला। उस बड़े बक्से के अंदर कुछ पुराने कपड़ों के अलावा ब्रेड के आकार की 2 काली चीजें और 7 तांबे के सिक्के थे। भूख ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। लूशियन ने जल्दी से एक बड़ा निवाला लिया। कड़क! उस निवाले ने लूशियन के सामने के दांत लगभग तोड़ ही दिए। ये क्या बकवास है? ये क्या लकड़ी का डंडा है? लूशियन को यह पक्का करने में काफी समय लगा कि जो चीज उसने पकड़ी है वह असली ब्रेड है, जो इतनी सख्त थी कि किसी वयस्क को बेहोश कर सकती थी। अपनी भूख से लड़ते हुए लूशियन को बक्से में कुछ चकमक पत्थर मिले और उसने अपनी ब्रेड को भूनना शुरू किया। ब्राउन ब्रेज्ड पोर्क, स्पाइसी चिकन विंग्स, रोस्टेड बीफ,
कुंग पाओ चिकन। वह ब्रेड को भूनते हुए देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। जब ब्रेड थोड़ी नरम हो गई तो लूशियन खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से एक निवाला लिया। यह लकड़ी का टुकड़ा चबाने जैसा था, लेकिन लूशियन के पास बस यही था। उसने ब्रेड को निगल लिया और आह भरी। अगर मुझे रोज यही खाना है तो मैं मरना पसंद करूंगा। मुझे और कमाना होगा। मैं इस तरह नहीं जीना चाहता। फिर उसने बिशप और पादरियों के बारे में सोचा। साफ सुथरे कपड़े पहने हुए वे अपनी अविश्वसनीय दैवीय शक्ति के साथ कितने शाही लग रहे थे। लूशियन उत्साहित महसूस कर रहा था। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं वह शक्ति सीख सकता हूं और उनमें से एक बन सकता हूं। लेकिन अगले ही पल उसने अपना इरादा बदल दिया। नहीं, मुझ जैसा इंसान अगर चर्च गया तो यह खुद को आग के हवाले करने जैसा होगा। मुझे नहीं पता कि वहां और भी रास्ते हैं या नहीं, जैसे वह आशीर्वाद। मेरे पिछले दुनिया में सीखे गए ज्ञान का क्या वह यहां भी काम आएगा? अपने मुंह में ब्रेड ठूंसते हुए लूशियन ने गुजारा करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया। जब वह यूनिवर्सिटी में सीखे गए ज्ञान को याद कर रहा था तो उसे अपने दिमाग में कुछ हैरान कर देने वाली चीज मिली। करीब से देखने के बाद लूशियन की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये तो ये तो लाइब्रेरी की किताबें हैं। वे भी यहां आ गईं मेरे साथ। लाइब्रेरी में इकट्ठा की गई सभी किताबें उसके दिमाग में मौजूद थीं। उन्हें यादें या लूशियन का अपना ज्ञान कहने के बजाय वे अलग अलग श्रेणियों में रखी गई प्रोजेक्शन या तस्वीरों की तरह थीं, जिन्हें लूशियन किसी भी समय पढ़ने के लिए तैयार था। लूशियन ने बड़ी उत्सुकता के साथ उन्हें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन लूशियन ने पाया कि वह उनमें से ज्यादातर को नहीं खोल सकता। वे लॉक बंद थीं। चैप्टर 3, मिडनाइट। चूंकि लूसियन किसी तरह इस पूरी तरह से अलग दुनिया में पहुंच गया था, इसलिए उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य या डर नहीं लगा कि उसके दिमाग में वास्तव में एक पूरी लाइब्रेरी पुस्तकालय है। उसे जिस बात ने अधिक उलझन में डाला वह यह थी कि अधिकांश पुस्तकें बंद, लॉक थीं। उसने शांत रहने की कोशिश की ताकि किताबों की कल्पनाएं और अधिक ठोस या वास्तविक रूप ले सकें। उसने एक एक करके उन्हें देखा और उन किताबों को नोट किया जिन्हें पढ़ा जा सकता था और जिन्हें नहीं। इतिहास, कोई समस्या नहीं। अर्थशास्त्र, हाँ। कला, ठीक है। गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, उनमें से कुछ बंद हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक अलग दुनिया में हूं, इसलिए मैं इन किताबों को नहीं पढ़ सकता? हालांकि मैं अभी भी उस ज्ञान को याद कर सकता हूं जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में प्राप्त किया था। वह बंद नहीं हुआ है। खुली हुई अधिकांश पुस्तकें सीनियर हाई या हाई स्कूल स्तर की थीं, जो एक यूनिवर्सिटी की जनरल लाइब्रेरी की संदर्भ पुस्तकों की तुलना में बहुत कम थीं। वहां अनगिनत अन्य पुस्तकें बंद पड़ी थीं। लुसियन इतना कमजोर था कि वह हर श्रेणी को गहराई से नहीं देख सकता था और जल्द ही वह अपना ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो गया। वह अपने पैरों को घसीटते हुए वापस बिस्तर पर चला गया ताकि वह अच्छी नींद ले सके और इस दुनिया में अपने दूसरे दिन का बेहतर सामना कर सके। वहां केवल एक पांव रोटी बची थी। उत्तरजीविता, बचकर रहना हमेशा प्राथमिकता थी। लुसियन भी इसे समझता था। जब उसका दिमाग सुस्त हो रहा था और वह लगभग मीठे सपनों में खोने ही वाला था, तभी एक चूहे की तीखी चीख और लकड़ी कुतरने की आवाजों ने उसे जगा दिया। चूहे? पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बिस्तर पर करवट लेकर फिर से सोने के लिए तैयार हो गया, लेकिन शोर और तेज और परेशान करने वाला होता जा रहा था, जैसे कोई पत्थर पर दांत घिस रहा हो। लुसियन अब सो नहीं सका। उसने कंबल से अपने कान ढंकने की कोशिश की, लेकिन कोशिश बेकार रही। शोर में एक भेदने वाली शक्ति थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हर दिशा से आ रहा हो। लानत है! हताशा महसूस करते हुए लुसियन जोर से बड़बड़ाया। वह लगभग पागल हो रहा था। भोजन का स्वाद लकड़ी जैसा था। मोटे कटे कपड़ों से उसकी त्वचा में जलन हो रही थी। पुराना कंबल छेदों से भरा था। अब वह एक अच्छी नींद भी नहीं ले सकता था। छी, छी। उसने ऐसी आवाजें सुनी जैसे हजारों चूहे दीवार खुरच रहे हों। लुसियन गुस्से में दांत पीसने लगा। उसने बाकी चूहों को डराने के लिए उनमें से एक या दो को मारने का फैसला किया। वह अपने बिस्तर से उठा और ध्यान से सुनने की कोशिश की। मुझे जल्द ही इस जिंदगी से छुटकारा पाना होगा। सिसकी, सिसकी, रोना। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। लुसियन ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की,
लेकिन उसने पाया कि वहां केवल भयानक कड़वा रोना गूंज रहा था। कोई रो रहा था, आधी रात को। लुसियन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसके शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो गया। ठंडी रात की हवा टूटे हुए दरवाजे से होकर बह रही थी। लुसियन ने अपना बचाव करने के लिए सख्त पांव रोटी को हाथ में पकड़ लिया। रोने की आवाज अब एक दुखद गीत जैसी लग रही थी। लुसियन अब और भी डर गया था। यह जादू और ईश्वरीय शक्ति की दुनिया है। शायद यहां भूत और आत्माएं भी हैं। एक गहरी सांस लेते हुए लुसियन ने शांत होने की पूरी कोशिश की और दरवाजे की ओर बढ़ा। कोई दुख के साथ रो रहा था। रात बहुत शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सभी पड़ोसी अपने सपनों में खोए हुए हों। ये आ रहा है, दीवार के दाहिनी ओर से। लुसियन दरवाजे के जितना करीब पहुंचता गया, उसे रोने की आवाज उतनी ही स्पष्ट सुनाई देने लगी। रुको, डायन, जादूगरनी। डायन वहीं रहती थी। वह दंग रह गया, लेकिन चर्च ने उसकी जगह को पूरी तरह से जला दिया था। शायद उनसे कुछ छूट गया हो, जैसे कोई गुप्त कमरा। हो सकता है कि उसने अपने खतरनाक प्रयोगों को वहां जमा कर रखा हो। लुसियन का दिमाग थोड़ा भटक गया। एक गुप्त कमरा, जैसा कि उसने पहले कई उपन्यासों में पढ़ा था। उसे शायद डायन का खजाना या जादू पर लिखे नोट्स मिल सकते थे। चीखने चिल्लाने ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया। हाँ, सच का सामना करो। वहां जरूर कुछ पहरा दे रहा होगा। मैं हाथ में पांव रोटी लेकर भूत से कैसे लड़ सकता हूं? शायद मैं मारा जाऊं और दुष्ट आत्माओं के कब्जे में आ जाऊं। वह अब और सावधान हो गया। लुसियन खुश था कि उसका मन लालच के वश में नहीं हुआ, लेकिन वह यहां इंतजार भी नहीं करना चाहता था। कोई नहीं जानता था कि भूत उसके पास आने की कोशिश करेगा या नहीं। लुसियन बहुत तेजी से सोच रहा था। उसी क्षण उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और सावधानी से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। उसके हाथ की ब्रेड अब उसके पसीने से भीग चुकी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर बहुत अंधेरा था और वह ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाज सुन सकता था। वहां कुछ भी डरावना नहीं था। और जब उसने अपनी झोपड़ी छोड़ी, तो रोने की आवाज थोड़ी कम हो गई। उसने थोड़ा राहत महसूस की और एक गहरी सांस ली। फिर जितना हो सके उतना जोर से चिल्लाने लगा, भूत! यहां एक भूत है! ये इतना तेज था कि लुसियन खुद भी हैरान रह गया। फिर जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाजें आईं और लुसियन पागलों की तरह गिरजाघर, कैथेड्रल की ओर भागा। ये लोग इस तरह के कामों में माहिर थे। डायन के पिछले पड़ोसी के रूप में वह अभी भी चर्च की निगरानी में हो सकता था। और इससे एक और फायदा था। लुसियन द्वारा खुद मदद मांगने से उसे उनका कुछ विश्वास जीतने में मदद मिल सकती थी और संदेह भी कम हो सकता था। लुसियन अन्य पड़ोसियों को जगाने के लिए जोर जोर से चिल्लाया, ताकि अगर वे खजाना लूटने की कोशिश करें और उसे फंसाने या उसके लिए मारने की कोशिश करें, तो वे भीड़ के सामने ऐसा न कर सकें। उसने इतने कम समय में अपनी जान बचाने के लिए हर संभव उपाय सोचने की कोशिश की। जल्द ही उसे अपने सामने गिरजाघर दिखाई दिया, जिसकी खिड़कियों से मोमबत्ती की रोशनी बाहर आ रही थी। सामने के गेट पर दो बख्तरबंद गार्ड पहरा दे रहे थे। लुसियन को घबराहट में अपनी ओर भागते देख एक गार्ड ने सतर्क होने के लिए अपनी तलवार आदि बाहर निकाल ली। तुम यहां क्या कर रहे हो? दूसरे गार्ड ने लुसियन को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा। लुसियन ने कांपती आवाज में जवाब दिया, भूत! वहां एक भूत है, डायन की जगह पर। यह सुनकर गार्ड घबरा गया। एक नए भर्ती हुए गार्ड के रूप में वह यह नहीं बता सकता था कि लुसियन सच बोल रहा है या नहीं। इसीलिए उसने अपने साथी को रुकने के लिए कहा और आज रात ड्यूटी पर मौजूद पास्टर को रिपोर्ट करने के लिए गिरजाघर के अंदर चला गया। उसके जंजीर वाले कवच, चेनमेल का शोर धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि वह अंधेरे में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद सफेद पोशाक में एक गोरा युवा पादरी गार्ड के साथ गेट से बाहर निकला। पादरी का चेहरा पतला था। वह एक सुंदर लय में चल रहा था। मैं पादरी बेंजामिन हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ? दो गार्ड चुपचाप खड़े थे, इस डर से कि उनकी कोई भी आवाज पादरी बेंजामिन को परेशान न कर दे। लुसियन ने विनम्रता और ईमानदारी से विस्तार से बताया कि उसने भूत के रोने की आवाज कैसे सुनी, वह कैसे अपने स्थान से बाहर निकला और मदद मांगने के लिए यहां भागा। उसकी बात सुनने के बाद बेंजामिन ने लुसियन को एक कोमल मुस्कान दी। तुमने अच्छा किया, मेरे बच्चे। तुम्हारा साहस ईश्वर के प्रति तुम्हारी भक्ति को दर्शाता है। फिर उसने गार्डों को आदेश दिया, थॉमसन, गैरी, पॉल और दो अन्य शूरवीरों नाइट्स को यहां बुलाओ। वह डायन सिर्फ एक प्रशिक्षु अप्रेंटिस
थी, इसलिए बिशप को इसकी सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी मेरे प्रभु, थॉमसन ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया। हालांकि बेंजामिन केवल एक प्राथमिक स्तर एलिमेंट्री लेवल का पादरी था, वह किसी जादूगर के प्रशिक्षु द्वारा छोड़े गए जाल या मंत्रों से निपटने में सक्षम था। एक औपचारिक पादरी और एक प्रशिक्षु के बीच बहुत बड़ा अंतर था। बेंजामिन ने लुसियन का नाम पूछा और जब अन्य चार शूरवीर आ गए तो अपनी बातचीत रोक दी। उन्होंने भी जंजीर वाले कवच पहने थे, लेकिन वे अन्य दो गार्डों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली लग रहे थे। डायन के जले हुए केबिन से कुछ दूरी पर भीड़ पहले ही जमा हो चुकी थी। मोमबत्ती की रोशनी बिखरे हुए तारों की तरह टिमटिमा रही थी, जैसे आसमान में चांद का साथ दे रही हो। लुसियन ने पाया कि इस दुनिया में चांद चांदी के रंग का था। बेंजामिन के आने पर लोगों ने फुसफुसाना बंद कर दिया। भीड़ ने अचानक राहत महसूस की और आपस में बात करते हुए डायन के केबिन के करीब जाने लगी। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, चाहे यह सच हो या ना हो, यहां शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन लुसियन को अभी भी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग इसे क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। बेंजामिन ने, जैसे कि वह जान गया हो कि लुसियन क्या सोच रहा है, शांति से जवाब दिया, हाँ, यहां भूत मौजूद हैं। जाहिर है उसने इसे सुना था। साथ ही चारों गार्डों ने भी, जिन्होंने अपनी सहमति दिखाने के लिए सिर हिलाया। चैप्टर 4। स्कारलेट आइज पादरी बेंजामिन सलीके से बर्बाद हो चुकी विच की झोपड़ी की ओर बढ़े। उन्होंने धीमी और नरम आवाज में कहा, विशियस विचेस वे लोगों की साइकी और अवेयरनेस का फायदा उठाती हैं, खास तौर पर आज जैसी रात में जब सिल्वर मून आसमान में होता है। वह औरत किस्मत से कोई असली डार्क पावर हासिल नहीं कर पाई है। उसके स्पेल्स ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को ही प्रभावित कर सकते हैं। वह यह साफ कर रहे थे कि केवल लूशियन ही रोने की आवाज क्यों सुन पा रहा था। लूशियन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही जैसे बेंजामिन उसके सवाल को जान गए हों। बेंजामिन ने सफेद ग्लव्स पहने हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और बोले, हम ब्लेस्ड हैं, इसलिए केवल हम ही उस विकेट रोने की आवाज सुन सकते हैं। बेंजामिन के ऐसा कहते ही चारों गार्ड्स ने तुरंत अपनी छाती पर क्रॉस बनाया और एक साथ चिल्लाने लगे, ओनली ट्रूथ लाइव्स फॉरएवर। बोलते बोलते वे और ज्यादा जोश में आ गए। भीड़ ने भी प्रार्थना शुरू कर दी, ओनली ट्रूथ लाइव्स फॉरएवर। यह डिविनिटी की शक्ति है। पास्टर बेंजामिन सच में गॉड द्वारा ब्लेस्ड हैं। अब बेंजामिन का चेहरा और भी गंभीर और सख्त लगने लगा। उन्होंने धीरे से अपने हाथ खोले और एक अजीब शब्द बोला, पासो। तुरंत ही सफेद रोशनी की एक परत खंडहरों को ढकने लगी, मानो वह छांत से आ रही हो। उस सफेद रोशनी में टूटी हुई दीवार पर एक छोटा सा स्कारलेट छेद उभरा, जो लूशियन की जगह से जुड़ गया। आसपास के लोगों की तरह उस रहस्यमयी शक्ति ने लूशियन को भी चौंका दिया। लेकिन भीड़ की तरह श्रद्धा से भर जाने के बजाय लूशियन के मन में डिविनिटी को पाने की गहरी चाह पैदा हो गई। बेंजामिन ने अपने हाथ पीछे किए और आदेश दिया, गैरी, वह डोर है, उसमें कोई ट्रैप नहीं है, जाओ और खोलो। गैरी ने छाती फुलाते हुए अपनी चेनमेल की आवाज के साथ कहा, यस माय लॉर्ड। जब गैरी आगे बढ़ा, लूशियन ने बेंजामिन को धीमी आवाज में बड़बड़ाते सुना, वे घमंडी इंक्विजिशन बास्टर्ड्स, मैजिक ट्रैप डिटेक्शन के अलावा वे कभी सीक्रेट डोर डिटेक्शन से डबल चेकिंग नहीं करते। सिर्फ इसलिए इतनी लापरवाही क्योंकि वह एक अप्रेंटिस थी। गैरी ने अपनी ताकत से दीवार को आसानी से तोड़ दिया। दूसरे गार्ड ने अपनी भारी सोर्ड निकाली और जोर से वार किया। दीवार के कोने में एक काला छेद बन गया। वह एक संकरा छेद था, जिससे सिर्फ एक इंसान ही निकल सकता था। उसमें से बदबूदार गंध आ रही थी, जिससे लूशियन को उल्टी जैसा महसूस हुआ। लूशियन कुछ कदम पीछे हटा और उसने देखा कि बेंजामिन अपनी दाहिनी हथेली से नाक और मुंह ढक रहे थे और उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। गैरी ने रिपोर्ट दी, यह टनल सीवर्स तक जाती है। बेंजामिन अब भी भौहें चढ़ाए हुए थे। ढके हुए मुंह के नीचे से उनकी दबी आवाज आई, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? यस, यहां से सीवर दिख रहा है। गैरी काफी श्योर था। रफाटी फैमिली के पुराने और सम्मानित वंश से आए एक एलिगेंट और नोबल पास्टर होने के नाते बेंजामिन को उन बदबूदार गंदे पाइप्स में उतरना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अभी तक प्यूरिफाइंग स्पेल नहीं सीखा था, इसीलिए उन्हें रून्स और डिविनिटी इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर रहना पड़ता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि विच का चेंबर ढूंढने में कितना समय लगेगा। सिर्फ एक सॉर्सरर अप्रेंटिस है,
सेंट ट्रूथ बैज काफी होगा। बेंजामिन ने अपनी नजर लूशियन की ओर मोड़ी। उनकी आवाज फिर से गंभीर हो गई। लूशियन, तुम कभी उस विशियस विच के पास रहते थे। कुछ ईविल ने तुम्हें कंटेमिनेट जरूर किया होगा, लेकिन गॉड के प्रति तुम्हारी डिवोशन ने मुझे छू लिया है, और तुम वहां के ईविल को और खुद को भी प्यूरिफाई करने का मौका डिजर्व करते हो। जाओ लूसियन, मैं तुम्हें अपना बैज उधार दे रहा हूं। माई गॉड ब्लेस यू। लूसियन का दिमाग हथौड़े की तरह बजने लगा। उसे लगा था कि पास्टर बेंजामिन और गार्ड्स के पास जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पास्टर उसे नीचे जाने को कह रहे थे। वह बस एक साधारण लड़का था जो हाल ही में बीमारी से ठीक हुआ था, और अब उसे अंडरग्राउंड जाकर डेविल का सामना करना था। क्या वे मजाक कर रहे थे? लूसियन का हैरान और हिचकिचाया चेहरा देखकर बेंजामिन ने दयालुता से पूछा, तुम कह रहे हो नो? बेंजामिन की नरम आवाज सुनकर लूशियन डर गया। अगर उसने मना किया तो चर्च उसे फिर से सस्पेक्ट कर सकती थी। इसके अलावा बेंजामिन उसे मैजिक बैज दे रहे थे और गार्ड्स भी उसके साथ जाने वाले थे। लूशियन ने सोचा, यह मिशन शायद इतना खतरनाक नहीं होगा। फिर भी लूशियन के पास कोई चॉइस नहीं थी। भीड़ पास्टर बेंजामिन की जेनरॉसिटी और गॉड की मर्सी की तारीफ कर रही थी। लूशियन ने कड़वी सी मुस्कान दबाई और बोला, नो, दैट वुड बी माई ऑनर। पास्टर ने लूशियन की कड़वाहट को अनदेखा कर दिया। उन्होंने अपनी गर्दन से बैज उतारा और लूशियन को दिया। यह सेंट ट्रूथ बैज है। मैं तुम पर ब्लेसिंग स्पेल भी डालूंगा ताकि तुम बेहतर फोकस कर सको। जब तुम चांट करोगे और बैज को छुओगे तो गॉड की पावर को बुला सकते हो। उनकी बातें सुनकर लूसियन थोड़ा शांत हुआ और फिर बैज को लेकर जिज्ञासु हो गया। वह एक गोल्ड बैज था जिसमें चमकता हुआ सफेद क्रॉस जड़ा था। उसके चारों ओर अलग अलग लाइंस और पैटर्न्स थे, जैसे सर्कल्स, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स। वे आपस में जुड़े हुए थे, जिससे वह और भी रहस्यमयी और गंभीर लग रहा था। जब लूशियन ने बैज पकड़ा तो उसे एक नरम और प्यार भरी शक्ति पूरे शरीर में फैलती महसूस हुई। ठंडी रात में भी लूसियन को लगा जैसे वह गर्म धूप में खड़ा हो। इस बैज में 2 इंफीरियर स्पेल्स हैं, लाइट और माइनर इंजरी हीलिंग। इसके अलावा 3 लेवल 1 स्पेल्स हैं, शील्ड ऑफ लाइट, सोडू ऑन ऑफ लाइट और होली स्ट्राइक। हर एक दिन में एक बार इस्तेमाल हो सकता है। अब चांस पर ध्यान दो। एक साधारण इंसान होने के नाते लुसियन समझ गया कि ये स्पेल्स उसके लिए कितने जरूरी हैं। स्पेल्स ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन उनका टोन सीखना मुश्किल था। उन्हें याद करने में उसे काफी समय लगा। बेंजामिन ने फिर से हाथ बढ़ाया और लुसियन पर सफेद रोशनी डाली। रोशनी गायब होते ही लुसियन को ताजगी और ज्यादा सेहत महसूस हुई। लोगों की आवाजें भी उसे ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। इस लड़के को पास्टर बेंजामिन से बैज मिला है। ओह बेनेवलेंट लॉर्ड बेंजामिन, वी प्रेज गॉड, वी प्रेज द पास्टर। लूशियन ने इंतजार किया और देखा कि बेंजामिन गार्ड्स पर ब्लेसिंग डाल रहे थे। हर कास्टिंग के बीच 2 से 3 सेकंड्स का अंतर था। तैयारी के बाद बेंजामिन ने कहा, पॉल, तुम यहां एंट्रेंस पर रहो। गैरी, हाउसन, कोरेला, तुम लूशियन के साथ अंदर जाओ। फिर उन्होंने अपनी छाती पर क्रॉस बनाते हुए कहा, मे द लाइट्स ऑफ गॉड ब्लेस यू। ओनली ट्रूथ लाइव्स फॉरएवर। गार्ड्स जोश में चिल्लाने लगे। लूसियन थोड़ा धीमा था। वह वहीं खड़ा था और उसे शर्म महसूस हुई। जब वे टनल की ओर बढ़ रहे थे, गार्ड पॉल ने बेंजामिन के पास जाकर धीमी आवाज में पूछा, माय लॉर्ड, व्हाई हिम? बैज और स्पेल्स के साथ गार्ड्स भी पावर इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि वे पास्टर्स से धीमे थे, फिर भी एक कमजोर युवा लड़के से बेहतर थे। अगर बेंजामिन खुद नीचे नहीं जाना चाहते थे तो गार्ड्स को भेज सकते थे। पास्टर ने सीक्रेट पैसेज के एंट्रेंस की ओर देखा और धीरे से जवाब दिया, उसकी सोल आम इंसान से ज्यादा मजबूत है। वह यह काम बेहतर कर सकता है। हालांकि वह सिखाने के लिए बहुत बड़ा हो चुका है, उन्होंने जोड़ा। आन और छेद के अंदर की मिलीजुली बदबू लूशियन को लगभग उल्टी करा देती। तुम एडेरॉन में रहते हो और पाइप की बदबू पसंद नहीं? लगता है तुम लोग मेरी सोच से बेहतर जिंदगी जी रहे हो। सिटी ऑफ चांट एंटिफ्लर में गरीब लोग सीवर्स में रहते हैं। काले बालों और उभरी हुई गाल की हड्डियों वाला कोरेला अचानक बोला। लूशियन कुछ बोल पाता उससे पहले गैरी ने आगे बढ़कर कोरेला को चुप कराया। कोरेला ने कंधे उचका दिए और चुप हो गया। वह आगे बढ़ा और पाइप्स में कूद गया। लूशियन उसके पीछे गया। लूशियन का पैर किसी फिसलन वाली चीज पर पड़ा। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वे अजीब मॉसेस थे। वे हर जगह थे और हल्की रोशनी से पूरी जगह चमका रहे थे। गैरी ने धीमी आवाज में कहा, आई
हाउसन और कोरेला हाई लेवल नाइट स्क्वायर्स हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की। जब खतरा हो, तुरंत सोर्ड ऑफ लाइट बुलाना। उसकी सुनहरी मूंछें थीं। उसकी हर हरकत शांत और भरोसेमंद थी। वह चारों गार्ड्स का मान्य लीडर लगता था। गैरी ने दाहिने हाथ में सोर्ड और बाएं हाथ में छोटा शील्ड पकड़ा हुआ था। वह आगे बढ़ा और अंधेरे में और गहराई तक गया। दुख भरी रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। वह चारों ओर से आ रही थी। साधारण लोगों के लिए उसकी दिशा पहचानना लगभग नामुमकिन था, लेकिन स्पेशली ट्रेन्ड गार्ड्स और ब्लेसेड लूशियन आसानी से समझ पा रहे थे कि आवाज कहां से आ रही है। कोरेला के कहे अनुसार यहां कोई नहीं रहता था। पूरी जगह डरावनी तरह से शांत थी। सिर्फ वह कड़वी रोने की आवाज गूंज रही थी। वे कई मोड़ों से गुजरे और एक साधारण कोने पर रुक गए। गैरी ने गहरी हरी मॉस से ढकी दीवार को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, समन द सोर्ड ऑफ लाइट। डर और उत्साह के बीच लुसियन ने ब्लेसिंग की मदद से खुद को शांत किया और अपनी गर्दन में लटके बैज पर ध्यान लगाया। उसमें मौजूद गर्म और नरम शक्ति को महसूस करते हुए उसने बाएं हाथ से बैज को छुआ और धीरे से रगड़ा और साथ ही फुसफुसाया, गिसैरोन। लुसियन की स्पिरिट सफेद रोशनी में घुलने लगी और एक चमकती तलवार का रूप लेने लगी। यह मेरी आवाज है। लुसियन हैरान हुआ। उसकी आवाज गहरी और भारी लग रही थी। लुसियन ने सोर्ड पकड़ी। वह उसकी पावर महसूस कर सकता था। गैरी की आवाज ने उसे हकीकत में लौटाया। उस दीवार पर वार करो। उसका शरीर हल्का सा कांपा। लुसियन नहीं जानता था कि उसे क्या सामना करना पड़ेगा। पावरफुल मैजिक, इविल गोस्ट, फेटल ट्रैप, उसे कोई अंदाजा नहीं था। कोरेला ने उस पर ताना मारा। लुशियन जानता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने गहरी सांस ली, दांत भींचे और अपने मन में जोर से चिल्लाया, मौत कोई बड़ी बात नहीं है। उसने पूरी ताकत से उस गंदी, फिसलन वाली दीवार पर वार किया। पत्थर सोर्ड के सामने कीचड़ की तरह बिखर गया। अंदर कुछ अजीब भी कट गया। लुशियन ने महसूस किया कि कुछ टूट रहा है। काली गैस निकल रही है और सोर्ड की धार के नीचे गायब हो रही है। दीवार पूरी तरह ढह गई। दीवार के पीछे अंतहीन गहरा अंधेरा था। अचानक अंधेरे में दो अजीब ठंडे डरावने लाल बिंदु उभरे। फिर और भी स्कारलेट बिंदु दिखने लगे, घने रूप में। वे लग रहे थे आंखों की जोड़ियां। चैप्टर 5, द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स। उन लाल आंखों का सामना करते हुए लूशियन को महसूस हुआ कि उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। उसका सिर भिनभिना रहा था। उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में अलग अलग विचार उस पर हावी हो गए। इसलिए वह बस वहीं खड़ा रहा। बैज, मेरे पास अभी भी बैज है। बैज उसका सबसे बड़ा सहारा था। जब लूसियन ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था और शील्ड स्पेल डालने की सोच रहा था, तभी गैरी की अचानक आई एक चीख उसे लगभग डरा ही देती। कास्ट लाइट! गैरी की आवाज शांत और निर्णायक थी। उसने जोर से चिल्लाया ताकि डर से उन्हें वापस हकीकत में ला सके। सही। लूशियन को एहसास हुआ कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता साफ देख पाना थी। उसने बैज को रगड़ा और बुदबुदाया, गाया। उनके सामने सफेद रोशनी का एक गोला प्रकट हुआ और उसने अंधेरे को दूर धकेल दिया। फिर लुसियन ने उन्हें देखा। सामान्य आकार के लाल आंखों वाले चूहे, फर्श, दीवारें और यहां तक कि एक अजीब इंसान आकार का पौधा भी काले चूहों से पटा हुआ था, जैसे पागल झुंड, जिससे लुसियन की रोंगटे खड़े हो गए। चूहों ने भी अपने दुश्मनों को देख लिया। जैसे ही रोशनी दिखी, वे चीखने लगे और इंसानों की ओर उमड़ पड़े। उसी पल वे कमरे की एक झलक देख पाए। एक मेज कोने में रखी थी, जिस पर 3 चमकती किताबें थीं। एक और छपटी, चौड़ी, अजीब दिखने वाली मेज कमरे के बीच में थी, जिस पर अलग अलग अजीब पैटर्न बने थे, जैसे लाल, नीला या हरा, बिल्कुल सेंट ट्रूथ बैज जैसे। वहां कुछ छोटे चूल्हे, बर्तन और कांच की बोतलें भी थीं, लेकिन उन्हें बारीकियां देखने का समय नहीं मिला, क्योंकि वे पागल बदबूदार राक्षस पहले ही उनके सामने कूद पड़े थे। हाउसन और कोरेला ने अपनी तलवारें और ढालें संभाली और गैरी की पीठ से लगकर एक साधारण गठन में खड़े हो गए। अगुआ चूहा सीधे लूशियन पर झपटा। उसका मुंह पूरा खुला था और उसके 2 लंबे नुकीले दांत दिख रहे थे। लूशियन ने अपनी सोर्ड ऑफ लाइट उठाई और जल्दी से लाल आंख वाले चूहे के सिर पर वार किया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ था कि चूहे की चाल का अंदाजा नहीं लगा पाया और ब्लेड चूक गया। हालांकि तलवार से निकल रही रोशनी फिर भी उसे छू गई। लूशियन को चूहे के जलते मांस की गंध आई।
उसकी त्वचा काली पड़ गई और अंदर की ओर मुड़ गई। लेकिन चूहा रुका नहीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द महसूस ही ना हो। वह पहले ही लूशियन के चेहरे के सामने था। लूशियन को उसके मुंह से आती सड़ांत की बदबू महसूस हुई। लूशियन सही फैसला लेने के लिए बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसने एक बार फिर तलवार उठाने की कोशिश की और साथ ही अपने बाएं हाथ को बचाव के लिए आगे बढ़ाया। घबराहट में वह लगभग तलवार गिरा ही देता। बेबस महसूस करते हुए लूसियन बस उस जीव को देख सकता था जो अपने नुकीले दांत उसकी छाती में गाड़ने वाला था। इसी नाजुक पल में एक चमकती तलवार आई और सीधे चूहे पर वार किया, उसे दो हिस्सों में काट दिया। घबराओ मत, अपने जरूरी अंगों की रक्षा करो, तुम्हारे पास अभी भी हीलिंग स्पेल है, गैरी ने आदेश दिया। कोरेला ने भी तेज आवाज में चिल्लाया, अरे बेवकूफ, हमारे साथ यहां आओ, सामने खड़े रहकर मरना चाहते हो? वे जानते थे कि लूशियन ही उनमें अकेला था जिसके पास बैज था, जो उनके लिए बहुत अहम था। शायद वे बिना किसी स्पेल के भी इन पागल चूहों का सामना कर सकते थे, लेकिन आगे क्या मिलने वाला है यह कोई नहीं जानता था। लूशियन ने खुद को शांत करने की कोशिश की। गार्ड अच्छी तरह प्रशिक्षित थे, इसलिए खतरे का सामना करते समय उन्हें पता होता था कि क्या करना है। लेकिन लूशियन, एक छोटा लड़का, खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा था। कोई भी लड़ाई के लिए पैदा नहीं होता या खतरे के सामने शांत रहने की क्षमता के साथ। इस पहली असली लड़ाई में गैरी जैसे अनुभवी गार्ड का मार्गदर्शन लूशियन के भविष्य के लिए एक कीमती सबक होगा। कुछ देर बाद लूशियन आखिरकार शांत हो गया। तलवार से वार करते हुए वह धीरे धीरे पीछे हटा और गार्डों के साथ आ मिला। अब एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों चूहे पागलपन में उन पर हमला करने लगे। लूशियन की तलवार तेज और शानदार थी। जब वह उसे घुमाता, तलवार एक चमकदार घेरा लिए रहती और लूशियन उसकी राह में उसका लगभग ठोस आफ्टर इमेज देख सकता था। गैरी के आदेश के अनुसार लूसियन लाइट की तलवार को घुमाकर उन्हें बचा रहा था। लूसियन की तलवार तेज और शानदार थी। जब वह उसे घुमाता, तलवार एक चमकदार घेरा लिए रहती और लूसियन उसकी राह में उसका लगभग ठोस आफ्टर इमेज देख सकता था। गैरी के आदेश के अनुसार लूसियन स्वॉर्ड ऑफ लाइट को घुमाकर उन्हें बचा रहा था। जो भी चूहा उसके पास आता, उसकी तलवार से आधा कट जाता। जलते हुए कट ने चूहों के अंगों को जला दिया और उनकी त्वचा बिना खून की एक भी बूंद गिराए काली पड़ गई। कुछ वार चूक गए, लेकिन तब भी उनकी फर और त्वचा जल गई और वे धीमे हो गए। लूशियन के ठीक सामने फर्श से टकराकर गिर पड़े। बाकी बचे चूहों को तीनों गार्ड संभाल रहे थे। हाँ हाँ, बढ़िया काम बच्चा, कोरेला ने सीटी बजाई, लेकिन लूशियन को संतोष नहीं हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि तलवार की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। गैरी अभी भी बचे हुए चूहों पर वार कर रहा था। शांत रहो, हमारे पास इन राक्षसों से निपटने के लिए काफी ताकत है। हमले की एक नई लहर फिर से आई, काले झुंड की तरह। लूशियन तेजी से सुधर रहा था। हालांकि अभी भी चिंता थी, लेकिन उसने खुद पर और तीनों गार्डों पर भरोसा करने का फैसला किया। मरे हुए चूहों के कटे हुए शरीर बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन कुछ लाल आंखों वाले चूहे फिर भी रक्षा को पार कर गए और तेजी से उनकी ओर बढ़े। वे सबको नहीं संभाल सकते, लूशियन चिंता से सोच रहा था। कोई भी इतनी तेज तलवार नहीं चला सकता। बेशक वे सिर्फ तलवारों से ही नहीं लड़ रहे थे। दो छोटी चांदी की ढालें भी तलवारों के साथ मिलकर काम कर रही थीं। पागलपन में कूदते चूहे समय पर रुक नहीं पाए और सीधे धातु से टकरा गए। कई चूहे फर्श पर तड़पने लगे और जल्दी ही मर गए। कोरेला हंसा। ऊपर से आने वालों को मेरे लिए छोड़ दो, हमेशा शांत रहने वाला लंबा हाउसन उनसे बोला। लूसियन ने सराहना में सिर हिलाया और जमीन पर मौजूद चूहों से बचाव के लिए अपनी लाइट सोडू घुमाई। शील्ड ऑन फ्लाइट? अभी नहीं, गैरी ने सिर हिलाया। वे एक छोटे से नाव की तरह थे जो उफनते समुद्र में तैर रही हों। उन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता था। अचानक हाउसन एक चूहे को चूक गया जो सीधे कोरेला के कंधे पर गिरा। चूहे ने उसकी गर्दन में जोर से काटा। कोरेला दर्द से कराहा और अपने कंधे को झटका। मुझे काट लिया, वहां सुन्न हो रहा है, उनके दांत झरीले होंगे, उसने गुस्से में गाली दी। मैं हीलिंग कर देता हूं। लूशियन बैज रगड़ने ही वाला था कि गैरी ने उसे रोक दिया। कोरेला अभी टिक सकता है, चूहे बहुत ज्यादा हैं, बाद में बचाकर रखना। आह! वाक्य पूरा होने से पहले ही गैरी के घुटने के नीचे काट लिया गया। जल्दी ही गार्ड अपने बिना सुरक्षा वाले हिस्सों पर ध्यान देने लगे, लेकिन वे जहां नी कैप्स, बूट्स और चेन मेल्स पहने थे, वहीं लूशियन सिर्फ लिनन के छोटे कपड़े पहने था।
अचानक उसके टखने में काट लिया गया। टखने से दर्द और सुन्नपन महसूस करते हुए लूशियन का संतुलन लगभग बिगड़ गया। उसे उसी समय प्यास भी लगी। उसे पानी चाहिए था। खुद को बचाओ, पहले शील्ड ऑफ लाइट उठाओ, फिर हीलिंग इस्तेमाल करो, गैरी ने आदेश दिया। आधे चूहे पहले ही मर चुके थे। लूसियन तुरंत एकाग्र हो गया और उसने बैज रगड़ा। सिमन, सफेद रोशनी की एक ढाल प्रकट हुई और उसे ढक लिया। दूसरा स्पेल डालने में उसे और समय चाहिए था, इसलिए वह एक कदम आगे बढ़ा ताकि ढाल और तलवार की दीवार के नीचे अपने साथियों को भी ढक सके। कुछ सेकंड बाद लूशियन ने फिर से ध्यान लगाया। उसने बैज रगड़ा। गोडी, सफेद रोशनी क्रॉस से फैलकर उसके टखने को ढक गई। सुन्नपन तुरंत गायब हो गया। हालांकि कोरेला और गैरी अभी भी घायल थे, लेकिन स्थिति पलट चुकी थी। लाल आंखों वाले चूहों की संख्या कम हो गई तो लूशियन ने मौका पकड़कर घायलों को भी ठीक किया। आखिरी चूहे को भेदते हुए कोरेला ने हल्की सांस ली। आखिरकार खत्म हुआ। जमीन मरे हुए शरीरों की परतों और गहरे खून से ढकी हुई थी। वहां खड़े खड़े लूशियन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में बच गया। गैरी ने उसकी ओर सिर हिलाया। तुमने अच्छा किया लूशियन। फिर वह मुड़ा। तुम लोगों ने भी अच्छा काम किया। कोरेला का चेहरा अजीब लग रहा था। फिर उसने उलझी और डरी हुई आवाज में कहा, कैसे? हाउसन यहां नहीं है। जो शांत लेकिन भरोसेमंद हाउसन पीछे से उनकी रक्षा कर रहा था, गायब हो गया। लूसियन को फिर से अजीब सा डर महसूस होने लगा। चैप्टर 6, एक्सीडेंट। उनमें से किसी ने भी संघर्ष, चीखने या किसी के जाने की कोई आवाज नहीं सुनी। मजबूत और शांत हाउसन, एक हाई लेवल नाइट स्क्वायर, बस गायब हो गया। लूशियन के पैरों से एक ठंडी भावना उठी और जल्दी ही उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। दूसरी तरफ की स्यूवर दीवार अजीब चमकती हुई हरी काई से ढकी हुई थी। अचानक एक कड़वी चीख ने जानलेवा खामोशी को तोड़ दिया। लूसियन ने तुरंत मुड़कर देखा और एक डरावना दृश्य देखा। आदमी जितना बड़ा एक भयानक चूहा कोरेला को गिरा चुका था और अपने तेज नाखून उसके कंधे में गड़ा चुका था। खून कोरेला की चांदी की चेन मेल पर चारों तरफ बह रहा था, उसे लाल रंग में रंगते हुए। उस राक्षस की आंखें गहरी लाल और दुष्ट चमक रही थीं। हालांकि कोरेला की तलवार ने उसके लंबे और तेज दांतों की कतार को नुकसान करने से रोक लिया। एक नाइट स्क्वायर के रूप में कोरेला ने अपनी जान बचाई, उनकी ट्रेनिंग की सबसे आम मूवमेंट से। उसने अपने बाएं हाथ की ढाल को पूरी ताकत से चूहे के पेट में घुसा दिया। अज्ञात से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता, इसलिए कम से कम लूसियन के लिए एक विशाल चूहे का सामने आ जाना किसी बड़े आदमी के बिना वजह अचानक गायब हो जाने से कहीं बेहतर था। लूशियन ने गहरी सांस ली और कोरेला की मदद करने के लिए अपनी सोर्ड ऑफ लाइट को उस विशाल चूहे की ओर घुमाया। उसी पल लूशियन के पीछे से एक जानवर जैसी दहाड़ आई। गैरी! जब लूशियन मुड़ने ही वाला था, एक नाइट सेबर ने उसकी पीठ पर वार किया। ढाल की सफेद रोशनी कांपी और थोड़ी मंद हो गई। जबरदस्त टक्कर ने लूसियन को कई कदम आगे धकेल दिया और वह लगभग संतुलन खो बैठा। हालांकि हमला यही नहीं रुका। सेबर लूसियन का पीछा कर रहा था और लगातार उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लूसियन पूरी कोशिश कर रहा था बचने की, जबकि उसके पास पलटवार करने या अपना बैज इस्तेमाल करने का समय नहीं था। वह उलझन और हैरानी महसूस कर रहा था। क्यों? गैरी? अंधेरे में लूसियन साफ नहीं देख पा रहा था। अगर यह गैरी नहीं था, तो सिर्फ एक ही संभावना थी। गैरी पहले ही मर चुका था। अच्छे टाइमिंग के साथ सेबर ने लूशियन को संतुलन बनाने का कोई मौका नहीं दिया और जल्द ही उसे कोने में धकेल दिया। लूशियन हैरान था कि ढाल की सुरक्षा के साथ उसे हमलों से बिल्कुल चोट नहीं लगी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, अगले हमले के लिए तैयार होते हुए। फिर उसने जमीन पर कूदकर सेबर के हमले से बचाव किया। उसी समय उसके बाएं हाथ ने बैज पकड़ लिया। इस बार लूशियन ने आखिरकार देखा कि उस पर हमला कौन कर रहा था। वह था ग्रुप का लीडर, गैरी। फिर भी उसके चेहरे की मांसपेशियां मुड़ी हुई थीं और उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं। वह एक पागल जानवर जैसा लग रहा था। चूहों का झर। यह झर इंसान की चेतना छीन सकता है और उन्हें खून के प्यासे जानवर में बदल देता है। लूशियन ने समझने की कोशिश की, लेकिन मैं प्रभावित क्यों नहीं हुआ, और सोचे बिना
लूशियन ने बैज रगड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एक गोल लोहे की ढाल ने लूशियन की शील्ड ऑफ लाइट पर जोरदार वार किया। हालांकि ढाल टूटी नहीं, लेकिन हिंसक टक्कर ने लूसियन को एक पल के लिए सांस रोक दी और उसकी कास्टिंग रुक गई। लगातार होते वारों ने लूसियन को ध्यान लगाने नहीं दिया। एक होशियार नाइट स्क्वायर के रूप में गैरी ने स्पेल कास्टिंग को रोकने की औपचारिक ट्रेनिंग ली थी। लूशियन जैसा आम आदमी बिना किसी बेसिक ट्रेनिंग के नाइट स्क्वायर की रुकावटों का सामना नहीं कर सकता था। कोई भी ट्रेनी पास्टर या सॉर्सरर अप्रेंटिस लेवल 1 सेंट ट्रूथ बैज और शील्ड ऑफ लाइट के साथ गैरी को मार सकता था। एक ही लेवल पर स्पेल कास्टर हमेशा बेहतर होता है। जब लूशियन गैरी के साथ फंसा हुआ था, कोरेला ज्यादा देर तक चूहे को रोक नहीं पा रहा था। दुश्मन का मुंह दूर रखने की कोशिश में उसका दायां हाथ कांप रहा था। खुशकिस्मती से विशाल मानव जैसे चूहे की ताकत भी कम हो रही थी। जादू न कर पाने पर लुसियन ने अपना इरादा बदला और अपनी सोर्ड ऑफ लाइट को ऊपर की ओर घुमाया। उसे पता था कि उसकी समंड तलवार गार्ड के सेबर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। हालांकि वार सही नहीं लगा, लेकिन तलवार की चमक ने गैरी को डरा दिया। उसने लुसियन की ढाल पर हमला करना बंद कर दिया और जल्दी से डिफेंसिव पोजीशन में चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह लुसियन से ज्यादा दूर नहीं होना चाहता। एक पारंपरिक नाइट के लिए दुश्मन को सफलतापूर्वक जादू करने देना बहुत खतरनाक होता है। बिना किसी टकराने की आवाज के तलवार ने गैरी के सेबर को ऐसे काट दिया जैसे वह लकड़ी का टुकड़ा हो। गैरी ने मुश्किल से समय पर अपनी ढाल उठाई और उससे रोका, लेकिन तलवार ने ढाल के बीचों बीच एक गहरी दरार छोड़ दी। जब लूशियन अगला हमला करने ही वाला था, सोर्ड ऑफ लाइट अचानक हजारों चमकते टुकड़ों में बदल गई, यह दिखाते हुए कि स्पेल ने अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल कर ली थी। असल में इसकी शक्ति शुरुआत से ही कम होने लगी थी, जब उसने चेंबर को छुपाने वाली मैजिक वॉल को नष्ट किया था। लूशियन एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और गैरी ने मौका पकड़ लिया, अपनी ढाल से लूशियन की सुरक्षा को तोड़ते हुए। अब लुसियन की तलवार और ढाल दोनों गायब हो चुकी थीं। झिकने का समय न होते हुए लुसियन ने आखिरी स्पेल डालने के लिए बेचैनी में बैज रगड़ा। एस ओ इससे पहले कि लुसियन मंत्र का बाकी हिस्सा बोल पाता, गैरी ने उसके पेट में घूंसा मार दिया। पकी हुई झींगे की तरह लुसियन भयानक दर्द में सिकुड़ गया। उसके पेट से उठती तेज एसिड की लहर उसके गले को जला गई। गैरी ने हाथ बढ़ाया और लुसियन की गर्दन दबोच ली, उसका दम घोंटते हुए। लुसियन जोर से तड़पने लगा और अपने दाहिने हाथ से गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसे गर्दन और फेफड़ों में तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बाएं हाथ में पकड़ा बैज गैरी के दूसरे हाथ से उसकी छाती पर मजबूती से दबाया हुआ था। लूशियन अपनी ही हाँफने की आवाज सुन सकता था। उसे गैरी के ठंडे धातु के दस्ताने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लूशियन की आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी हो और बगल से सब कुछ देख रही हो। अचानक लूशियन की जिंदा रहने की इच्छा फूट पड़ी। उसकी आत्मा की शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई और एक सीमा तोड़ दी, समुद्र से फैलते पानी की तरह। उसी समय गैरी की ताकत खत्म होने लगी। लूशियन को सांस लेने का कीमती मौका मिला। पिछली गलतियों से सीखते हुए इस बार लूशियन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की और फिर से बैज पकड़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, लूशियन की आत्मा अचानक रोशनी की एक भ्रमित दुनिया में चली गई, जहां कई रेखाएं, वृत्त और त्रिकोण हवा में एक अजीब दिखने वाला क्रॉस बना रहे थे। लूशियन ने उस क्रॉस को तुरंत पहचान लिया। यह बेंजामिन के बैच पर बना क्रॉस था और वह महसूस कर सकता था कि बेंजामिन की शक्ति लगातार उस क्रॉस से निकल रही थी। जिज्ञासा में लूशियन पास गया और उसे छूने की कोशिश की। क्रॉस अचानक कांपने लगा और शक्ति इकट्ठा करने लगा। जल्द ही उसे उसकी शक्ति असहनीय लगने लगी। खतरे को महसूस करते हुए लूशियन ने जल्दी से अपनी आत्मा को असली दुनिया में वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक सफेद रोशनी की किरण क्रॉस से निकली और उसकी आत्मा के किनारे को जला दिया। तेज मिचली का एहसास उसे लगा। लूशियन को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट रहा हो और ठंडी जंग लगे धातु जैसी गंध वाला तरल उसकी नाक से बहने लगा। अचानक वह रोशनी की किरण किसी तरह ठोस बन गई और लूशियन के पहने हुए बैज से फूट पड़ी। गैरी को अपना हाथ हटाने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। लूशियन की गर्दन दबोचने वाले हाथ से शुरू होकर रोशनी की किरण ने कुछ ही सेकंड में उसकी बांह और कंधे का हिस्सा किसी बेहद ताकतवर तेजाब की तरह घोल दिया। कोई खून नहीं निकला और घाव तुरंत काले पड़ गए।
डिवाइन पावर बिना किसी स्पेल के भी सक्रिय हो सकती है। यह बात लूशियन को हैरान कर गई। उसने जल्दी से दुश्मन के अगले हमले से बचने के लिए किनारे कूदकर बचाव किया। हालांकि उसे अपनी सारी मांसपेशियों में दर्द महसूस हो रहा था और हिलना मुश्किल था। फिर जो लूशियन ने देखा, उसने उसे गहरे सदमे में डाल दिया। गैरी जमीन पर पड़ा था, मर रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और उनमें से लाल रोशनी गायब हो चुकी थी। मरे हुए चूहों से निकला खून का तालाब भाप बनकर उड़ गया था, एक लाल धुंध बनाते हुए जो चेंबर और पास की पाइपों में फैल रही थी। कोने में मौजूद अजीब इंसान जैसी पौधे ने खून की धुंध में आराम से अपनी शाखाएं फैला रखी थीं। दूसरी तरफ कोरेला और हाउसन पड़े थे, एक दूसरे की पीठ में अपनी सेबर्स घोंपे हुए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वेब नॉवल, इसकी स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग और कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ये हमें बताता है कि आप इस सीरीज को आगे देखना चाहते हैं। अगर आप ऐसी स्टोरीज पसंद करते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि इमेजिनेशन और थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आने वाला कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। अगले वीडियो में हम इस वेब नॉवल के अगले चैप्टर और उसके डीप कॉन्सेप्ट्स के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, कीप थिंकिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग स्टोरीज। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।